फॉर क्रिएशन, मॉडिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ द प्रोडक्ट प्लान। जो भी हमको प्रोडक्ट बनाना है और उसकी जो भी प्लानिंग, हम प्रोडक्ट बनाने के लिए पहले हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो उसको क्रिएट करने के लिए अगर बीच में कुछ चेंजेस होता है तो उसमें मॉडिफाई करने के लिए और फिर एनालिसिस, अल्टीमेटली एनालिसिस करने के लिए हमको कंप्यूटर्स असिस्ट करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड CAD एज अ टेक्नोलॉजी बिकॉज इट इंटरलेट्स विद सो मेनी ऑफ द अदर प्रोडक्शन सिस्टम्स। तो इसको हमको एज अ टेक्नोलॉजी इसलिए समझना पड़ेगा क्योंकि ये बाकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस के जो सिस्टम्स हैं उससे इंटरलेट करने में हमारी हेल्प करता है। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी स्टार्ट फॉर द रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम और क्या क्या इसका एक सेंट्रल डेटाबेस रहेगा, उससे क्या क्या कनेक्टेड रहेगा। जो कैड के फंक्शंस हैं और जो कैम के फंक्शंस हैं, कैम मतलब कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग और कैड मतलब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ओके, तो कैड में क्या क्या स्टेप्स रहेंगे। सबसे पहले तो ज्योमेट्रिक मॉडलिंग आएगा, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। सर वेटिंग लिस्ट में वेट कर रहा है, सब ऐड कर लीजिए। हाँ, वो धीरे-धीरे ऐड होते जा रहे हैं, थोड़ा-सा टाइम लगता है ऐड होने में। एडमिट कर लिया मैंने सबको, वो ऐड होते जाएँगे, ठीक है? हुँ। तो सबसे पहले ज्योमेट्रिक मॉडलिंग है। ज्योमेट्रिक मॉडलिंग मतलब जो भी हम 2D ड्राइंग बनाएँगे, 2D में हम अलग-अलग व्यूज़ बनाते हैं, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू एंड सो ऑन, ठीक है? तो वो ज्योमेट्रिक मॉडलिंग का पार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग एनालिसिस करेंगे। तो जो भी मॉडल बनाया है उसका हम 3D, जो भी 2D मॉडल बनाया है उसका हम 3D व्यू बना के या फिर पार्ट मॉडल बना के उसका हम एनालिसिस करेंगे। ऑलराइट, फिर उसके बाद उसमें काइनेमेटिक्स का भी यूज़ करेंगे हम। काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स ऑफ मशीन आप लोग पढ़ोगे, अभी शायद थ्योरी ऑफ मशीन चल रहा होगा जिसमें काइनेमेटिक्स का यूज़ करता है। तो काइनेमेटिकली उसको देखना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट फीजिबल है कि नहीं, अगर उसमें मूविंग पार्ट्स हैं तो, ठीक है। अगर काइनेमेटिक चेन उसमें नहीं होगा तो फिर हमको डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा। फॉर अ काइनेमेटिक चेन क्या होता है, फॉर अ पर्टिकुलर इनपुट वी गेट डिजायर्ड आउटपुट। ऐसा नहीं कि हम एक इनपुट दे रहे हैं और हमको अलग अलग आउटपुट मिल रहा है अलग अलग टाइम पे, राइट। अगर ऐसा है तो फिर वो काइनेमेटिक चेन नहीं है, तो वो हमको चेक करना पड़ेगा। तो काइनेमेटिक एनालिसिस उनको करना पड़ेगा और फिर जब सब कुछ पास हो जाए तो उसमें हम उसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। तो ड्राफ्टिंग करने के भी अलग अलग तरीके रहते हैं। जो पार्ट मॉडलिंग सॉफ्टवेयर रहता है, तो 3D बनने के बाद जब वो कंप्लीट हो जाता है सब एनालिसिस करने के बाद, जो भी हमको फाइनल डायमेंशंस और जो डिज़ाइन मिलता है, शेप मिलता है, ठीक है, फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेजना होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, जब भी आप वर्कशॉप में जाओगे, फर्स्ट ईयर में आपने वर्कशॉप में जो भी आपको जॉब बनाना था, है ना, तो उसके लिए आपको एक ड्राइंग दी गई होगी कि इसका फ्रंट व्यू ये है, टॉप व्यू ये है, यहाँ से इतना डायमेंशन है, इसकी थिकनेस ये है। तो ये हमको अलग अलग व्यूज में अलग अलग डायमेंशंस पता चलते हैं। कोई अगर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री होती है तो उसका हमको कट सेक्शन भी बनाना पड़ता है ना, क्रॉस सेक्शन कट करके दिखाना पड़ता है कि ये ऐसा है, और रिमेनिंग डिटेल्स वहाँ से हमको मिलती है, राइट। तो ये ऑटोमेटेड ड्राफ्टिंग होती है। एक बार जब हमारा फाइनल प्रोडक्ट का डिज़ाइन हो गया, फिर उसके बाद उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेजना है। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए ड्राफ्टिंग का 2D ड्राइंग्स भेजी जाती है, तो वो हम ड्राफ्टिंग की हेल्प से बनाते हैं, राइट। ओके, फिर उसके बाद ये तो हो गया कैड के फंक्शंस। फिर देखेंगे कैम के फंक्शंस हैं। तो इसमें न्यूमेरिकल कंट्रोल, ओके, न्यूमेरिकल कंट्रोल तो अब पुराना हो गया है। अब और भी एडवांस इससे आ गया है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, CNC मशीन्स आ गई हैं। उससे भी और एडवांस्ड है DNC, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल एंड सो ऑन। ओके, तो ये सब कैसे हम कंट्रोल करते हैं, ये भी कंप्यूटर की हेल्प से हम CNC मशीन्स या फिर DNC मशीन्स चलाते हैं, राइट। फिर उसके बाद प्रोसेस प्लानिंग। जब आप लोग और सीनियर सेमेस्टर्स में आओगे तब आप लोग को एक सब्जेक्ट आएगा IEOR, है ना, ऑपरेशन रिसर्च नाम से। तो ऑपरेशन रिसर्च जो है मेनली पूरे प्रोसेस को कैसे हम प्लान करें कि कहीं भी आइडियल टाइम ना हो और
जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। ओके, तो इसकी अलग-अलग मेथड्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम अपना आइडल टाइम रिड्यूस कर सकते हैं और मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं हमारे पास रिसोर्सेज की। तो रिसोर्सेज कई टाइप के हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकता है, और उसके बाद मैन मशीन मटेरियल, इस टाइप से रिसोर्सेज रहते हैं हमारे पास। तो इनका बेस्ट ऑप्टिमल यूज़ कैसे हो सकता है, वो हम प्रोसेस प्लानिंग में यूज़ करते हैं, किसके थ्रू? ऑपरेशन रिसर्च के थ्रू। ऑलराइट, और ऑपरेशन रिसर्च में वेरियस मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम वो अचीव कर पाते हैं। तो आप IEOR जब आप सब्जेक्ट पढ़ोगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा, राइट। फिर उसके बाद रोबोटिक्स है। तो रोबोटिक्स का आप लोग को पता ही है, आजकल काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन होने लगा है, सब जगह ऑटोमेशन आ रहा है। ओके, तो रोबोटिक्स से रिलेटेड अगर हमको नॉलेज है तो हम उस चीज़ का पार्ट बन सकते हैं। फिर उसके बाद आता है फैक्ट्री मैनेजमेंट। तो जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी प्रोसेसेस चल रही हैं, उनको एक स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए अलग-अलग सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि ERP सिस्टम होता है, फिर SAP सिस्टम होता है। ओके, तो वो चीज़ों को हम एक ही जगह से मॉनिटर कर सकें, किस चीज़ में कितना प्रोग्रेस हो गया है, उसको हम देख सकें। कहाँ पे कोई प्रोसेस अगर लैग कर रहा है कि इसके कारण पूरा प्रोजेक्ट स्लो हो गया है, तो उस प्रोसेस पे हम ज़्यादा रिसोर्सेज एलोकेट करके हम काम को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये सब कैड फंक्शंस एंड कैम फंक्शंस ये कनेक्टेड रहते हैं एक कॉमन सर्वर से, या फिर इन सबका एक डेटाबेस एक कॉमन सर्वर पे रहता है ना? ताकि हम सब चीज़ें मॉनिटर कर सकें, क्योंकि अलग-अलग चीज़ों के अलग-अलग मैनेजर्स रहते हैं, और उन मैनेजर्स को अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन फेच करना है, तो वो एक कॉमन बेस में जाएँगे। ओके, इस डेटाबेस के हिसाब से उनको पता चलेगा कि अच्छा, मेरे अंडर जो काम चल रहा है वो तो आगे काफ़ी आगे है, बट इस मैनेजर के अंडर जो काम है तो वो थोड़ा लैग कर रहा है। तो फिर वो मीटिंग करके उसमें रिसोर्सेज कैसे एलोकेट करना है वो डिस्कस करके आगे का प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं। ऑलराइट, तो ये रोल रहता है कंप्यूटर्स का जनरली। ओवरऑल व्यू देखें तो ये इस टाइप का रोल रहता है, फाइन। फिर उसके बाद कैड इज कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, वही इसके जो फंक्शंस हैं वो हमने देखा, ज्योमेट्रिक मॉडलिंग, फिर इंजीनियरिंग एनालिसिस, काइनेमेटिक्स और ऑटोमेटेड ड्राफ्टिंग। तो ज्योमेट्रिक मॉडलिंग, इसके लिए सबसे फेमस जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में यूज़ होता है वो है ऑटोकैड, राइट। ऑटोकैड की हेल्प से हम 2D ड्राइंग्स बना लेते हैं, उसमें जो भी एनोटेशन जो हमको करना होता है, और जो भी कमेंट्स वगैरह देना है या क्लाउड वगैरह बनाना है, तो उसकी हेल्प से हम बना लेते हैं। ओके, फिर वो 2D ड्राइंग्स जब बन जाती हैं, उनका फिर 3D मॉडलिंग बनाने के बाद उसका पार्ट मॉडल बनाने के बाद उसका एनालिसिस होता है। अगर एक सिंगल पार्ट है तो उसका सिंगल एनालिसिस हो जाएगा, लेकिन अगर कोई असेंबली है, कई अलग-अलग मशीन कंपोनेंट्स को मिला के एक असेंबली बनाई है, तो उस असेंबली का भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। इंडिविजुअल पार्ट्स का तो हो गई, फिर ओवरऑल उस असेंबली का भी एनालिसिस होगा, ठीक है। तो वो एनालिसिस और ये काइनेमेटिक्स, ये जनरली साइड बाय साइड चलते हैं, कि सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा वो काइनेमेटिकली फीजिबल है कि नहीं, है ना। अगर वो नहीं है तो फिर काइनेमेटिक एनालिसिस होगा, और फिर वो काइनेमेटिक एनालिसिस होने के बाद वापस से हम इंजीनियरिंग एनालिसिस में आएंगे कि ये डिज़ाइन सेफ है कि नहीं, ये डिज़ाइन फीजिबल है कि नहीं। ऑलराइट, फिर उसके बाद जब वो सब टेस्ट्स को पास कर लेता है, तब हम उसकी फिजिकल टेस्टिंग करते हैं। फिजिकल टेस्टिंग करने के लिए उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना होता है, ठीक। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमको ऑटोमेटेड ड्राइंग्स की ज़रूरत होती है। ओके, क्योंकि वर्कशॉप में जाएंगे तो वो कुछ भी चीज़ मैन्युफैक्चर करना है, तो जो वर्कशॉप वाला मैनेजर रहेगा वो ड्राइंग मांगेगा, क्योंकि वो ड्राइंग वो अपने सबऑर्डिनेट्स को देगा, और अल्टीमेटली वो सबऑर्डिनेट्स जो मशीन्स ऑपरेट करते हैं, मैकेनिक्स या फिर वर्कर्स, उनको देगा। तो उनको ड्राइंग देख के समझ में आता है कि ये कैसे मैन्युफैक्चर करना है। ओके, अभी तक जो बताया इसमें किसी को डाउट है क्या? डाउट ना हो तो हम आगे बढ़े। यस, आगे बढ़िए। यस सर। कहीं भी डाउट हो तो ऐसे आप लोग
हैंड रेज कर सकते हो या फिर सीधे अनम्यूट करके खुद को क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है? ओके। Okay, geometric modeling. In geometric modeling, the designer constructs the shape of object on the computer screen, and construct shape is converted to a mathematical model by a computer which sorted it in the database. Okay. ये चीज़ हमको पता ही है कि जो भी चीज़ हम बनाते हैं ऑन स्क्रीन जो दिखता है वो एट द बैक ऑफ द स्क्रीन वो अल्टीमेटली कुछ कोड्स पे चेंज हो जाता है ना? जैसे कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो काम करते हैं, जो सबसे बेसिक लैंग्वेज है वो है बाइनरी सिस्टम वाली लैंग्वेज, है ना? तो जो भी इसपे डेटाबेस सेव होता है वो जीरोज एंड वंस के फॉर्म में सेव होता है, राइट? तो ज्योमेट्रिक मॉडलिंग में डिजाइनर जो है वो शेप बनाएगा, उसका हो सकता है कि वायर फ्रेम मॉडल बनाए या फिर वायर फ्रेम मॉडल के अलावा जो रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है वो है सॉलिड मॉडलिंग बनाए, राइट? तो अलग अलग टाइप के मॉडल्स ऐसे बना सकते हैं। सो वायर फ्रेम मॉडल कुछ इस टाइप का दिखेगा, है ना? इसमें बस आउटलाइन दिखेगी चीज़ों की। ओके, तो जैसा आप लोगों ने ये देखा होगा, मकड़ी का जाला जैसा देखा होगा, राइट? तो वो एक वायर फ्रेम मॉडल जैसा हो गया। ओके, तो वायर फ्रेम विच रिप्रेजेंट अ पार्ट शेप एज अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड लाइन एलिमेंट्स। ओके, तो ये लाइंस के थ्रू कनेक्ट कर करके हम मॉडल जो बनाते हैं उसको वायर फ्रेम मॉडल बनेंगे। फिर उसके बाद जो सॉलिड मॉडल है which represent a part shape as filled 3D object in a perspective view। तो इसका जब 3D व्यू लेंगे तो इसमें एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हमको दिखेगा और वो सॉलिड फिल्ड या फिर इस टाइप का दिखेगा कि वो सॉलिड है। ओके, वायर फ्रेम में आप इसके आर पार देख सकते हो, इसके पीछे के भी जो लाइंस रहेंगे वो भी हमको विजिबल हो जाएंगे, बट सॉलिड में ये ओपेक सॉलिड जैसा रहेगा। तो ये हमको एक टाइम पे उसके ट्रांसपेरेंट हम या फिर हम उस साइड क्या पार्ट्स हैं हिडन है वो हिडन रहेंगे, वो हमको दिखेंगे नहीं अनटिल अनलेस हम उसको रेंडर करके देखें या फिर रोटेट करके देखें। ओके, फिर इन इंजीनियरिंग एनालिसिस द कंप्यूटर कैलकुलेट्स एरियाज, वॉल्यूम्स, masses, moment of inertia, etc. And also the computer can calculate the set of structural characteristics like calculating stresses, deflections and many other things। ओके, तो ये सब जो फिजिकल उसका प्रॉपर्टीज रहेंगी सच एज एरियाज, वॉल्यूम्स, मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सो ऑन। ओके, तो ये कैलकुलेट करेगा। उसके अलावा स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे कि स्ट्रेसेस हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया, स्ट्रेन हो गया, टोटल डिफॉर्मेशन हो गया, डायरेक्शनल डिफॉर्मेशन हो गया, है ना? तो ये सब जो सॉफ्टवेयर जो भी हम यूज कर रहे होंगे वो ये हमको कैलकुलेट करके देगा। एंड फाइनली द कंप्यूटर कैन simulate the validity of design to eliminate the faults before starting production। ओके, तो जैसे ही हमारे पास ये सब वैल्यूज आएंगी, स्ट्रेसेस की वैल्यू, डिफ्लेक्शन की वैल्यू, तो इसको हम चेक कर लेंगे कि क्या ये अलाउएबल लिमिट में है या नहीं। अगर अलाउएबल लिमिट से एक्सीड कर रहा होगा तो फिर उसको हमको फिर से डिज़ाइन प्रोसेस को चेक करना पड़ेगा या फिर जो डायमेंशंस वगैरह है या जो मटेरियल है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके हमको वो जो स्ट्रेसेस की वैल्यू है वो हमारे अलाउएबल लिमिट्स में लानी पड़ेगी। अगर वैसा नहीं होगा तो फिर वहाँ से फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट? तो ये सब हमको डिज़ाइन की वैलिडिटी चेक करने के लिए हम ये सिमुलेशन करके देखते हैं और जहाँ कुछ भी फॉल्ट्स रहता है उसको एलिमिनेट करेंगे बिफोर स्टार्टिंग द प्रोडक्शन, राइट? The kinematic feature of CAD system allows the designer to assure that moving parts neither interfere with one another nor impact on adjoining parts of the structure। ओके, तो काइनेमेटिक एनालिसिस ऑब्वियसली जहाँ पे मूविंग पार्ट्स रहेंगे वहीं पे हम काइनेमेटिक एनालिसिस करेंगे। तो काइनेमेटिक एनालिसिस हमको क्या रिजल्ट्स देता है कि जैसे कोई भी दो मूविंग पार्ट्स हैं
तो वो जब मूव कर रहे हैं तो वो किसी और पार्ट में इंटरफेयर तो नहीं कर रहा है ना? या फिर वो साथ में उसके जो और भी पार्ट्स लगे हुए हैं उसमें कुछ अनवांटेड इम्पैक्ट तो नहीं exert कर रहा है. Okay. So a proper clearance and position can be checked in early design stages to eliminate the potential fit problems. अब अभी आप लोग प्रोडक्शन प्रोसेस पढ़ रहे होगे तो इसमें आगे एक चैप्टर आएगा जनरल डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसेस. ओके, तो उसमें फिट अलग अलग टाइप के फिट पढ़ोगे आप कि लूज फिट है या फिर ट्रांजिशन फिट है या फिर टाइट फिट है ना? तो इसमें हम किस टाइप का फिट हमको प्रोवाइड करना है, किस टाइप का हमको टॉलरेंस प्रोवाइड करना है, ठीक है? तो वो चीज़ भी हम ये काइनेमेटिक एनालिसिस में चेक कर सकते हैं. ऐसा तो नहीं कि शाफ्ट का साइज ज़्यादा बड़ा हो और होल का साइज छोटा हो और हमको तो लूज फिट प्रोवाइड करना हो. तो ऐसा जब होगा तो फिर जो शाफ्ट है वो होल में प्रॉपरली नहीं जा पाएगा, राइट? या फिर वहाँ पे अगर उसको मूवमेंट करना है तो वो नहीं कर पाएगा. तो वो चीज़ हम चेक कर सकते हैं काइनेमेटिक एनालिसिस में कि ऐसा तो नहीं है कहीं कि हमने प्रॉपर क्लियरेंस दिया है, जो पोजीशन होनी चाहिए कि पिस्टन को सिलेंडर के टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक ही मूव करना है. वो बॉटम डेड सेंटर से और नीचे एक्सीड ना करे उसका मूवमेंट और टॉप डेड सेंटर से और ऊपर एक्सीड ना करे. अगर ऐसा करेगा तो फिर वहाँ पे वो डिज़ाइन प्रॉपर नहीं है. अगर वो और एक्सीड किया तो हो सकता है कि सिलेंडर के हेड को वो हिट करे. अगर बीडीसी से नीचे मूव कर रहा है तो हो सकता है कि वो जाके क्रैंक शाफ्ट में टकराए, राइट? तो ऐसे में क्या होगा, जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो हमको नहीं मिल पाएगी और जो हमने डिज़ाइन किया है वो फेल हो जाएगी, राइट? तो इस टाइप से हम काइनेमेटिक एनालिसिस की हेल्प से देख सकते हैं कि मूविंग पार्ट्स क्या वो प्रॉपर तरीके से मूव कर रहे हैं, जितना हमने उनको अलाउ किया है क्या उतना ही मूव कर रहे हैं, उससे ज़्यादा तो एक्सीड नहीं हो रहा या फिर उससे कम तो मूव नहीं हो रहा, है ना? तो ये सब चीज़ें हम काइनेमेटिक फीचर्स जो प्रोवाइड करता है कैड सिस्टम उसकी हेल्प से हम चेक कर सकते हैं, राइट? ऑलराइट. फिर ऑटोमेटेड ड्राफ्टिंग में डिटेल्ड इंजीनियरिंग ड्राइंग कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑटोमेटिकली फ्रॉम द डेटाबेस. तो हमारे पास जो फाइनली इंजीनियरिंग एनालिसिस और काइनेमेटिक एनालिसिस करने के बाद जो हमारे पास जो फाइनल डिज़ाइन आता है, ओके, तो वो डिज़ाइन को अब हम मैन्युफैक्चरिंग में भेजना चाहते हैं तो हमको ड्राइंग बनानी पड़ेगी. तो ऑटोमेटेड ड्राफ्टिंग जो कि कैड का फीचर है उसकी हेल्प से हम ड्राइंग्स प्रोड्यूस कर लेंगे. मोस्ट ड्राइंग सिस्टम्स कैन बी जनरेटेड अप टू 6 व्यूज ऑन अ स्क्रीन, राइट? तो जैसे हम ईडी में पढ़ते थे किसी का भी टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू. साइड व्यू दो टाइप के हो सकता है, लेफ्ट साइड व्यू, राइट साइड व्यू. फिर टॉप व्यू भी हो सकता है और बॉटम व्यू भी हो सकता है, राइट? और फिर उसके बाद एक पर्सपेक्टिव व्यू रहेगा जिसमें हम आइसोमेट्रिक व्यू उस प्रोडक्ट का देते हैं. तो ऐसे अलग अलग व्यूज अप टू 6 व्यूज ये जनरेट कर सकता है. These systems have automatic scaling, क्रॉस हैचिंग नोटेशन एंड डायमेंशनिंग फीचर्स. तो हमको अलग से एक एक पार्ट का डायमेंशन नहीं देते बैठना पड़ता है. उसमें ऑटो डायमेंशनिंग करके फीचर रहता है जिसमें जो भी हमने व्यू बनाया है तो उसमें ऑटो डायमेंशन अगर हम ऑन कर देंगे तो सभी डायमेंशन उसमें शो करने लगेगा, है ना? और उसमें से जो जो हमको रिक्वायर्ड है बस वो डायमेंशन हम रख के बाकी रिमूव कर सकते हैं, राइट? फिर ऑटोमेटिक स्केलिंग का भी फीचर आता है कि हमको कोई असेंबली का एक पार्ट है जो असेंबली में तो काफ़ी छोटा सा है लेकिन वो बहुत क्रिटिकल है, ठीक है? तो उस क्रिटिकल पार्ट को हमको मैन्युफैक्चरिंग उसका बहुत लीन उसका बहुत प्रिसाइज मैन्युफैक्चरिंग होना है. तो प्रिसाइज मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमको उसमें सभी डिटेल्स देनी पड़ेगी, ओके? तो उस पार्ट को हम थोड़ा स्केल अप करके ड्राइंग में शो करेंगे, ओके? तो ऑटोमेटिक स्केलिंग का भी इसमें फीचर अवेलेबल रहता है, ठीक है? क्रॉस हैचिंग मतलब जहाँ पे भी हम क्रॉस सेक्शन शो कर रहे हैं तो जहाँ भी सॉलिड पार्ट रहता है तो वहाँ पे हम हैचिंग शो करते हैं, ओके? ताकि ये हैचिंग ये रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ पे सॉलिड मटेरियल है, ओके? तो वो हैचिंग, स्केलिंग और
एनोटेशंस, फिर उसके बाद डायमेंशनिंग फीचर्स, ये सब कैड सिस्टम्स में अवेलेबल रहता है, जो कि हमारी हेल्प करता है टाइम को रिड्यूस करने में और इफेक्टिवली ड्राइंग्स को प्रोड्यूस करने में. ऑलराइट. So with these features, the CAD drawing systems can be 5 times faster than the traditional board method, obviously. Right. हाँ, फिर उसके बाद आता है रैपिड प्रोटोटाइपिंग. ओके, रैपिड प्रोटोटाइपिंग एक टेक्निक होता है मैन्युफैक्चरिंग का, जिसमें हम लेयर बाय लेयर चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हैं. ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा इसका एडवांटेज क्या है कि इसमें मटेरियल सेविंग काफ़ी होता है, क्योंकि जो कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस हैं उसमें हम एक पूरा ब्लॉक ले लेते हैं मटेरियल का, और उसमें से मेटल का एक ब्लॉक ले लेंगे और उसमें से मटेरियल को रिमूव कर करके हम अपना फिनिश्ड गुड बनाएंगे. राइट. तो उसमें क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, मटेरियल काफ़ी वेस्ट होता है, और जैसा हमको चाहिए अगर उससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो गया, अगर ज़्यादा मशीनिंग हो गई तो मटेरियल वहाँ से रिमूव हो गया, तो वापस से मटेरियल ऐड करना उतना फीजिबल नहीं रहता है, क्योंकि वो फिर आगे चल के प्रॉब्लम करता है जब वो प्रोडक्ट काम कर रहा होगा. तो अगर थोड़ा सा ज़्यादा मशीनिंग हो गई तो वहाँ से मटेरियल रिमूव हो गया, तो वो पूरा का पूरा ब्लॉक जो है वो वेस्ट हो जाता है. ओके, तो इस तरह से हमारी जितनी भी एनर्जी हमने इनपुट दी थी, जो मटेरियल हमने यूज़ किया था, वो सब वेस्ट चला गया. राइट. रैपिड प्रोटोटाइपिंग में क्या होता है कि इसमें लेयर बाय लेयर, माइक्रॉन्स में लेयर बाय लेयर उसको वो प्रोड्यूस करता जाता है, और जहाँ जहाँ जैसा गैप चाहिए, जैसे टॉलरेंसेस चाहिए, जैसा भी शेप चाहिए, वो लेयर बाय लेयर उसको बनाता जाता है. ओके, तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग का ये कॉन्सेप्ट है. सो द रैपिड प्रोटोटाइपिंग इज एन important CAD application with a number of distance attributes. It gives to designer who can with the application having 3D solid object to hold the measure, evaluate and verify. Okay. तो इसमें डिफरेंट एट्रीब्यूट्स उसमें हम डिफाइन कर सकते हैं, जो कि डिज़ाइनर को क्या देता है, मतलब ये एप्लीकेशन जो उसका रहता है टू हैव 3D सॉलिड ऑब्जेक्ट टू होल्ड एंड मेजर. तो हम हर स्टेप पे, हर कुछ लेयर्स के बाद हम उसको चेक कर सकते हैं कि क्या ये जैसा हमारा डिज़ायरेबल है, क्या वैसा बन पा रहा है कि नहीं. हर जगह फिर उसको मेजर करके हम इवैल्यूएट कर लेंगे, और हम हमारे मास्टर मॉडल से या फिर मास्टर ड्राइंग से उसको वेरीफाई कर लेंगे कि हाँ ये सही जा रहा है कि नहीं. कहीं भी थोड़ा भी गलत जा रहा होगा तो उसको 2-3 लेयर्स जो है उसको मशीनिंग करके रिमूव करके हम वापस से उन 2-3 लेयर्स को बना सकते हैं, है ना. तो इसमें क्या होता है कि हम एक बार जब इस टाइप की चीज़ बन गई, एक तो वैसा इनपुट हम मशीन को दे देते हैं कि अगर इस पोजीशन पे आने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे मूव करके ऐसे आगे बढ़ना है ना. तो ऐसे कुछ 2-3 प्रोडक्ट्स बनाने तक ये चीज़ हमको करना पड़ता है. फिर उसके बाद एक बार जब वो फीड हो जाता है कंप्यूटर के सिस्टम्स में कि ऐसा ऐसा डायरेक्शन में टूल चलना है, तो उससे क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है, एंड वी एलिमिनेट द डिज़ाइन फ्लॉज. ओके, तो इस टाइप से चीज़ों को हम स्पीडली कर सकते हैं. फिर उसके बाद क्या है, CAD हैज़ मैनी एप्लीकेशन दैट सर्व मैनी डिज़ाइन थ्योरी लाइक नेस्टिंग थ्योरी. तो नेस्टिंग थ्योरी क्या है? In nesting theory, CAD system software can develop a flat pattern from 3D CAD model and can also specify the type of seam or joint or determination the bend allowances according to the thickness of material sheet, and then nesting the patterns for the economic cutting. तो नेस्टिंग थ्योरी जनरली जब कहीं पे वेल्डेड जॉइंट्स हो, या फिर रिवेटेड जॉइंट्स हो, या फिर कहीं पे मटेरियल में बेंड करना हो उसको, तो अलग अलग थिकनेस के लिए अलग अलग अलाउंसेस हमको देने पड़ते हैं. फिर दो ऑब्जेक्ट्स को अगर ज्वाइन करना हो हमको वेल्डिंग के थ्रू या फिर रिवेटिंग के थ्रू, तो वेल्डिंग में किस टाइप का उसमें सीम बनाए और किस टाइप का उसमें जॉइंट बनाए. ओके, वेल्डेड जॉइंट्स में अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो उसमें अलग अलग टाइप के जॉइंट्स पड़े होंगे, जैसे कि बट वेल्ड होता है, ठीक है, उसके लिए एज प्रिपरेशन करना होता है,
ठीक, तो एज किस टाइप का प्रिपेयर करें, वी शेप का एज प्रिपेयर करें या फिर यू शेप का एज प्रिपेयर करें या फिर डबल वेल्डेड जॉइंट दें, उसमें डबल बट वेल्ड जॉइंट दें, तो किस टाइप का जॉइंट या किस टाइप की सीम सबसे बेस्ट सर्व करेगा उस टाइप के उस सिनेरियो के लिए, तो वो नेस्टिंग थ्योरी के थ्रू हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद कितने थिकनेस की शीट है, तो उसमें कितना उसमें बेंड करना है, तो बेंड करने के लिए कितना अलाउंस हमको प्रोवाइड करना रहेगा, तो ये सब चीज़ों को हम मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ये काफ़ी कम्बरसम होता है और ये इटरेटिव प्रोसेस रहता है। बट नेस्टिंग थ्योरी के थ्रू हम एक कंक्लूसिव रिजल्ट पे पहुंच पाते हैं, मतलब कई चीज़ों को एलिमिनेट करके हम कंक्लूसिव रिजल्ट पे पहुंच पाते हैं। ओके, an innovative application of the nesting theory is a method referred as tiling construction. Okay, a tiling is a set of polygons that cover the Euclidean plane without gaps and overlaps, just as a single set square can tile a floor. Okay, तो इसकी इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि नेस्टिंग थ्योरी किस टाइप से काम करता है, बस फॉर अ नॉलेज ये चीज़ हमको पता होना चाहिए कि इस टाइप के भी टूल्स अवेलेबल हैं जिससे हम अलग-अलग चीज़ों को अपने लिए बेस्ट पॉसिबल आउटकम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज CAM. The use of computers to monitor and control the processing of designed part and to support its related production operations. The aim is to provide an efficient manufacturing environment and the computer is integral part of this. Okay, तो ठीक है, ये जो CAM है इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी की क्लास में अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। किसी को डाउट नहीं है? नो सर। ओके, सबने चैट में अपना नाम और रोल नंबर डाल दिया ना? यस सर। तो एज अटेंडेंस काउंट हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो आज की क्लास को हम यही कंक्लूड करेंगे। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग ये हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो जिन लोगों ने नाम और रोल नंबर चैट में डाल दिया है वो एग्जिट होते जाए। बाकी लोग अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज आप लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू।